फ्रेंड्स एंड फेलोज, आज क्राइम पेट्रोल के मोस्ट व्यूड एपिसोड्स में से एक एपिसोड पे हम बात करने जा रहे हैं। एपिसोड का नाम है मौका और गालिबन ये सीज़न 4 का एपिसोड है। इसके व्यूज़ अगर आप एक ही इनके चैनल पे देखें तो 90 मिलियन से भी एक्सीड कर जाते हैं। मौका जो है ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड एपिसोड है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरह से एग्जिस्ट करती है आम दुनिया में, आम सोसाइटी में, किस तरह से लोग औरतों को ट्रैप करते हैं, किस तरह से औरतें दूसरी औरतों को ट्रैप करती हैं, किस तरह से वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या बुराइयां हैं जो इंसान को शैतानियत में इस हद तक गिरा देती हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घटिया चीज़ को करता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ये एपिसोड है। बेसिकली इसमें अवेयरनेस देने की कोशिश की गई है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहतात रहिए, आप किन लोगों से मिलते हैं उनसे मोहतात रहिए, अपने घर में अपने रवैयों के मामले में मोहतात रहें, अपने रिश्तों से मुतालिक मोहतात रहें। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से स्टोरी की तरफ आते हैं। तो मैं आपको ये 2 पार्ट्स में स्टोरी है, तो मैं छोटा छोटा इन अ नटशेल आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें इन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है अनीता से। अनीता एक खूबसूरत और यंग हाउसवाइफ है। इसका एक बेटा है और इसका हस्बैंड काफ़ी रिच है। ये काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है इसके हस्बैंड का, लेकिन उसके हस्बैंड को फजूल खर्ची पसंद नहीं है। और जबकि अनीता जो है उसको लग्जरी चीज़ें और बहुत एक्सपेंसिव मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, लेकिन उसका हस्बैंड इन सब चीज़ों को, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्ची है, इसको वो स्नोबरी के सेंस में लेता है और इसके लिए वो अनीता को पे करने से सिंपली रिफ्यूज़ कर देता है। तो अनीता जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करती है कि हम सब कुछ अफोर्ड करते हैं, इसके बावजूद तुम मुझे उस तरह की लग्जरियस लाइफ नहीं दे रहे, जबकि मेरी वो तमाम फ्रेंड्स जिनके हस्बैंड तुमसे बहुत ज़्यादा कम कमाते हैं, वो भी 3-3 क्रेडिट कार्ड्स लेके घूमती हैं और अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं, लेकिन मुझे एक एक चीज़ के लिए तुमसे पूछना पड़ता है। तो मतलब वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है। अब वो उसकी एक रूटीन होती है कि वो शॉपिंग मॉल में जाती है और वहाँ पे विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाती है। अनीता की एक हाउसमेड होती है जो बहुत परेशानी का शिकार होती है उन दिनों में, क्योंकि उसके हस्बैंड को कैंसर होता है। उसकी दवाई के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है। वो अनीता से भी कुछ एडवांस मांगती है, लेकिन क्योंकि अनीता अफोर्ड नहीं करती तो उसको सिंपली बता देती है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, बल्कि थोड़ा सा अपनी फ्रस्ट्रेशन भी इस पर शो कर देती है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे कुछ देता दिलाता नहीं है। इसी तरह एक दिन अनीता अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाती है, विंडो शॉपिंग करने के लिए। और उसी दौरान में जब वो वापस आ रही होती है तो एक शेयरिंग ऑटो में उसकी मुलाकात होती है मयूर नाम के एक यंग लड़के से। वो दोनों एक दूसरे के साथ हेलो हाय भी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपने नाम भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जब अनीता उतरती है ऑटो से, तो मयूर उसके पीछे ही आ जाता है और उसको कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अनीता इसको किसी भी यंग लड़के की स्लाइट सी फ्लर्टिंग कंसीडर करती है, लेकिन वो लड़का उसको कहता है कि तुम वाकई काफ़ी खूबसूरत हो। और वो उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो उसको बताता है कि मैं कम काम और ज़्यादा माल कमाता हूँ, ये मेरा काम है। जब अनीता ज़रा सी तफसील पूछती है तो वो कहता है कि मैं दलाल हूँ और तुम जैसी खूबसूरत औरतों की दलाली करता हूँ, और अगर तुम भी चाहो तो काफ़ी पैसे कमा सकती हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हाथ कुछ ज़्यादा खुला नहीं है। तो वो कहती है कि मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ और तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हो रही है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इट इज़ नथिंग और तुम्हें तो 2 घंटे के ही 20,000 रुपये ईजीली मिल सकते हैं, और इस बात पे तुम कंसीडर ज़रूर करना। और वो उसको जाते हुए अपना कार्ड दे जाता है। अनीता उसको मना करती है, लेकिन वो उसको कहता है कि इट इज़ ओके, तुम कार्ड रखो, अगर कभी ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल ज़रूर करना। अब अनीता अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर हो चुकी हुई होती है। अब एक तरफ उसको मयूर की ऑफ़र और दूसरी तरफ उसकी फैमिली की और अपनी पर्सनल प्रेस्टीज आती है, और उसको लगता है कि मैं क्या करूं, परेशान हो जाती है। इसी वो सोच विचार का शिकार होती है कि एक दिन उसको अपनी काम वाली की बेटी काजल नज़र आती है। उसके दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया सा क्लिक करता है, लेकिन वो ज़्यादा सोचती नहीं है। इसके बाद वो फिर परेशान होके तो मयूर को कॉल करती है। मयूर को वो 2-3 बार कॉल करती है, लेकिन वो अटेंड नहीं करता। वो उस जगह पे भी जाती है जहाँ पे उसकी मयूर से मुलाकात होती है, लेकिन वहाँ पे भी वो उससे मिल नहीं पाती। फिर अचानक एक रात मयूर की उसको कॉल आती है और उसको पूछता है कि तुम किसी डिफरेंट नंबर से, वो कॉल करता है कि तुम मुझे बहुत सारी कॉल्स कर रही थी,
तो क्या बात है? तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई काम करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि आप मुझसे आके मिलो, मिल के बात करते हैं। जब वो मिलती है तो वो उसको कहती है कि अभी मैं ये काम नहीं कर सकती, कोई और आइडिया ढूँढो, कुछ और काम करो जिससे मतलब मुझे कुछ पैसे मिल सकें। तो वो कहता है कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हो तो इस तरह करो कि फ़र्स्ट टाइम तुम मेरे साथ फ़िज़िकल हो जाओ, ताकि तुम्हारी हेज़िटेंस जो है वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अनीता सिंपली नो कहती थी। तो वो उसको अचानक ही उसी टाइम एक बंदे का फ़ोन आता है जो कि उससे एक लड़की की डिमांड करता है। उसको 15-16 साल की एक कुँवारी लड़की रिक्वायर्ड होती है। तो वो उसको कहता है अनीता को कि अनीता, तुम्हें एक काम मिल सकता है अगर तुम एक लड़की कुँवारी लड़की 15-16 साल की, 14-15-16 साल की रेंज की अरेंज कर देती हो, तो मैं तुम्हें 4 लाख दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस लड़की के 12 लाख मिलेंगे। तो अनीता सोच में पड़ जाती है, वो कहती है अच्छा मैं देखूँगी। अब वो घर आती है, सोचती विचारती है, तो उसके दिमाग में काजल आती है, यानी कि उसकी कामवाली की बेटी। वो अपनी कामवाली से सिंपली बात करती है, और जिस तरह के मयूर ने उसको कहा होता है कि बंदा जो है वो उसकी बीवी मर चुकी हुई है, तो इसलिए वो एक अच्छी खूबसूरत और यंग सी लड़की घर रखना चाहता है, और अगर उसको पसंद आई तो वो उससे शादी भी कर लेगा। तो वो उसको कहती है कि तुम अपनी बेटी की इस तरह से शादी कराओ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया उस बंदे से दिलवा दूंगी। अब वो बेचारी मजबूर होती है, वो अपनी बेटी से भी सरसरी सी बात करती है कि तुम्हारी मैं शादी करवा देती हूँ, और उससे पूछती भी है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं ये कर सकती। तो इसी दौरान में उनके मोहल्ले की एक खूबसूरत सी लड़की राबिया, जो कि बेसिकली इस स्टोरी में विक्टिमाइज़ हो जाती है, वो मिलती है। वो उसकी नज़र में आती है, तो वो अपनी मालकिन को आके, यानी अनीता को आके बताती है कि भई मैं तो अपनी बेटी को नहीं दे सकती, लेकिन एक लड़की मेरी नज़र में है, राबिया उसका नाम है। उसका एक छोटा भाई है और माँ है जिसको वो पाल-पोस रही है, और वो एक टेलर की शॉप पे फुल टाइम जॉब करती है। तो वो लड़की सीधी-सादी सी है, तो उसके बारे में मैं किसी तरीके से उसको कुछ करते हैं। अब वो मयूर से बात करते हैं, तो मयूर कहता है कि उसकी ना कोई तस्वीर लेके आओ। अब वो उसकी तस्वीर अरेंज करते हैं, मयूर को जब दिखाते हैं तो मयूर को वो लड़की काफ़ी पसंद आती है। वो कहता है लड़की हेल्दी भी है और काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ये लड़की चाहिए। तो वो उसको कहता है कि आप इसका फ़ोन नंबर लेके आएँ, सेल नंबर, ताकर के मैं इसको खुद से ट्रैप करूँ। लेकिन जब क्या माँगने नंबर जाती है, तो पता चलता है उसकी उस बेचारी लड़की के पास तो मोबाइल ही नहीं। मयूर, अनीता और अनीता की कामवाली मंजू जब डिस्कशन करते हैं तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये लड़की ना तो शादी के लिए आमादा होगी, ना ही इसकी माँ इसको बेचने के लिए इस तरह से आमादा होगी। मयूर एक आइडिया देता है, वो कहता है कि इस लड़की का आगा पीछा तो कोई है नहीं और इसके पास मोबाइल नहीं है, तो क्यों ना लड़की को ही गायब कर दिया जाए। वैसे भी जिस लड़की के पास मोबाइल नहीं होता उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अब ये लड़की राबिया इनके रडार पे आ जाती है। अब वो आदमी जिसको 15-16 साल की लड़की रिक्वायर्ड होती है, वो मयूर को बार बार कॉल्स कर रहा होता है। मयूर उसको कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं कल ही लड़की को ले आऊँगा। इस तरह से राबिया को किडनैप करने का प्लान किया जाता है। अब ये जो मंजू अनीता की कामवाली होती है, वो राबिया को रास्ते में मिलती है और उसको उकसाती है कि तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मेरा एक भाई है जो कि ड्राइवर है, तो आज हम टैक्सी में चलती हैं। वो इस तरह से ही बहला फुसला के उसको टैक्सी में बिठा लेती है, और फिर उसको अपनी बेटी काजल का सूट दिखाने के बहाने एक कपड़ा दिखाती है, और फिर उसी कपड़े पे उसने बेहोशी की दवाई लगाई होती है, जिसको वो उसके मुंह पे रख के उसको बेहोश कर देती है। अब बच्ची बेहोश हो जाती है और इस तरह से ये लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। मंजू जो है वो अपनी मालकिन यानी नीता के पास वापस आ जाती है। नीता उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक-ठाक हो गया? वो जब बताती है कि हाँ, राबिया को मयूर ले गया, तो वो कहती है थैंक गॉड कि ये मसला हल हुआ। राबिया एक बहुत ही मेहनती और मासूम लड़की होती है जिसे ये इस तरह से अपनी बदनीयती का शिकार करते हैं। राबिया किडनैप हो जाती है और पीछे से उसके भाई और उसकी माँ जो है उसको ढूंढते चले जाते हैं। मंजू उन सबको नोटिस कर रही होती है, लेकिन बिल्कुल चुपचाप देखती चली जा रही होती है। इसके अलावा जो राबिया है वो होश में आती है, तो वो देखती है कि मंजू का सो कॉल्ड भाई जो है वो उसको किडनैप कर चुका हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मयूर राबिया को थ्रेट करता है कि अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक जो जो मैंने कहा वो ना किया, तो तुम्हारे भाई और माँ को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो उधर मुंबई में मेरे कब्जे में हैं। उधर राबिया की वालिदा
पुलिस में कंप्लेन कर देती है और पुलिस को डेफिनेटली राबिया को ढूंढने पे बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना होता है, क्योंकि राबिया के पास तो मोबाइल भी नहीं होता कि उसको लोकेशन के ज़रिए ट्रेस किया जा सके। पुलिस के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है कि राबिया को फाइंड आउट करें। मंजू अनीता को कॉल करती है और बताती है कि राबिया की माँ ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। इस बात पे अनीता भी काफ़ी परेशान होती है। रमेश तांवर, जो कि गुजरात का एक बिजनेसमैन होता है और जिसे राबिया बेची जानी होती है, दरअसल उसके साथ मयूर का कांटेक्ट जो है शबनम नाम की एक तवाइफ के कोठे पे इनका लिंक होता है और वहाँ पे रमेश तांवर जो है वो इसको ऑर्डर करता है कि मुझे एक 14-15-16 साल की लड़की चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे और अगर उसको पसंद आई तो वो उससे शादी भी कर लेगा। रमेश शबनम के कोठे का रेगुलर क्लाइंट भी होता है। पुलिस अब सीरियसली बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है। उनके पास कोई क्लू होता ही नहीं, किसी ने उसको देखा ही नहीं होता किसी के साथ जाते हुए, ना उसका कोई फ़ोन कॉल्स होती हैं, ना उसके पास मोबाइल होता है कि वो ट्रेस कर सकें कि किससे कांटेक्ट में थी किससे नहीं थी, और कोई भी उससे मुतल्लिक क्लू मिल ही नहीं रहा होता। ऐसे में पुलिस की एक अहलकार जो है वो ये आइडिया देती है कि मैं जिस रूट से लड़की रोज़ आती जाती थी जॉब पे, मैं उस रोड पे उसके टाइम पे उस रूट पे रेगुलरली जाऊंगी, हो सकता है मुझे कोई ना कोई क्लू मिल जाए। लेडी कांस्टेबल रोज़ उसी रास्ते से जहाँ से राबिया गुजरा करती है वहाँ पे गुजरना स्टार्ट कर देती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ पे एक चाय वाला राबिया को पहचान लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने इसको कुछ दिन पहले देखा था और ये एक टैक्सी में बैठ के गई। जब वो पूछती है कि उस टैक्सी का नंबर याद है तो वो कहता है नहीं, टैक्सी का नंबर तो याद नहीं, लेकिन इसके साथ एक और भी कोई लेडी थी। तो यहीं से जनाब केस के सोल्व होने का पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। वो पूछते हैं कि क्या आप उसको जानते हो? वो कहता है मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो रोज़ यहाँ से गुजरती है, मैं उसको देखूंगा तो पहचान लूंगा। पुलिस चाय वाले की मदद से मंजू तक पहुंच जाती है। मंजू को अरेस्ट करके जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो मंजू अनीता का भी बता देती है। अनीता भी अरेस्ट हो जाती है और उसके बाद मुंबई वाले मयूर के घर पे पुलिस रेड करती है और रेड करने के बाद उन्हें उधर से एक मोबाइल भी मिलता है जहाँ से उनको ना सिर्फ कि मयूर की पिक्चर मिलती है, बल्कि जिस शख्स को राबिया बेची जा रही होती है उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिल जाता है। पुलिस रवाना हो जाती है बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए। तो इस तरह से पुलिस गुजरात की ओर निकल पड़ती है। दूसरी जानिब मयूर का सेटलमेंट उस बंदे के साथ नहीं हो पाता क्योंकि वो उस वक्त फौरी तौर पे उसको 12 लाख नहीं दे रहा होता। वो कहता है मैं अगले दिन पैसों का इंतज़ाम करके दे दूंगा। तो एक दिन के लिए मयूर जो है राबिया को शबनम के कोठे पे रख देता है ताकि वो सेफ रहे और उसकी वर्जिनिटी भी कायम। तो वो उसको शबनम के कोठे पे 25,000 रुपया दे के कमरे में महफूज रख लेता है। अगले दिन वो लड़की को लेके पहुंचता है उस शख्स के घर और वहाँ पे डील डन करके लड़की को छोड़ के निकल ही रहा होता है कि पुलिस उसको आ घेरती है और फिर उसके बाद उसकी अच्छी खासी धुलाई होती है। मंजू, अनीता और मयूर तीनों अपने अंजाम को पहुंचते हैं और जेल में जाते हैं। अनीता का हस्बैंड माँ से कहता है कि तुमने मंजू के साथ मिलकर कितना घिनौना काम किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने चंद चीज़ों के लिए और अपनी आसाइशों और फजूल की स्नोबरी के लिए एक बच्ची की ज़िंदगी दांव पे लगा दी और अपने बेटे के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। राबिया बाहिफाजत अपनी माँ और भाई के पास पहुंच जाती है और इस तरह से क्राइम पेट्रोल का एंड होता है। ये एक बहुत ही अच्छा सोशल इशू था जिसके ऊपर क्राइम पेट्रोल ने एपिसोड बनाया और बहुत ही पसंद किया गया और इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो आप भी अगर देखना चाहें तो मैं दोनों पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।